हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल। और मैं हूं आपकी नेहा दी, जिसके पहले चैनल हुआ करते थे बीएल स्टोरी टेलर और लव स्टोरी टेलर। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे अब नई नई फैन फिक्शन लेके आती रहूँगी, जिनमें से मैं आपके साथ आज वन शूट शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बार टेंडर। एक छोटी सी प्यारी सी हमारी स्टोरी है, जिसमें दोनों वेवोशन और लवांगची के होते हैं। और यहाँ पर सीन शुरू होता है। वेवोशन, जो कि एक वी चांगसे का बेटा है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉलिटिशियन होता है, जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं किसी भी वुमेन में। यहाँ तक कि उसका स्कूल टाइम में एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसके फादर वी चांगसे कभी भी बिलीव नहीं करते होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में, जहाँ पर दो लड़के एक दूसरे के साथ प्यार करें, क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी वो इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं थी। इसलिए वह अपने पुत्र को बाहर पढ़ाई करने के लिए विदेश में भेज देते हैं। जब विभूषण की पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बाहर जाने के बाद उसका उसके बॉयफ्रेंड से भी कोई कांटेक्ट नहीं रहता, क्योंकि ना ही दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। और जिस तरीके से चाइना में लोग पढ़ाई किया करते थे, चाइना की अलग एप्लीकेशंस हुआ करती थी, बाहर जाने के बाद उसे बिल्कुल ही अलग सा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, जिसकी वजह से वह अपने बॉयफ्रेंड से कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाता। और उसके पिता फोर्सफुली उसे अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ सालों बाद विभूषण वापस से अपनी कंट्री चाइना लौट कर आता है। कम्प्लीटली उसने सब कुछ पढ़ डाला था अच्छे से, उसके मार्क्स भी आए थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया था। यहाँ पर वो कैंपेनिंग शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पिता पॉलिटिशियन थे, तो उसे इलेक्शन में अपने फादर को प्रमोट भी करना होता था। क्योंकि उसके फादर का करियर पॉलिटिशियन का था, इसलिए उसकी जान पहचान भी अच्छे अच्छे लोगों से भी होनी शुरू हो गई थी। वी चांगसे हमेशा से ही अगेंस्ट थे होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के। और यहाँ पर उनकी स्पीचेस भी कहीं कभी बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन लोगों को, कंजर्वेटिव लोगों को ट्रिगर करने के लिए होती थी, क्योंकि वो उन्हीं से अपना वोट पाया करते थे। और जितने भी पहले के ट्रेडिशनल लोग होते हैं, वो जल्दी से आज की पीढ़ी को अपनाते नहीं हैं। और ये हमेशा से रूल रहा है, किसी भी चेंज को, जैसे कि हम अपने देश में भी देख सकते हैं, आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जल्दी से उसे स्वीकृति नहीं मिलती है। बच्चों की कोई सुनता नहीं है, बड़ों की सब चलाते हैं। और बड़ों में भी बहुत कम लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बाकी सारी दकियानूसी और कंजर्वेटिव सोच वाले लोग ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। और हमारा जो एशियन सब कॉन्टिनेंटल है, यहाँ पर अक्सर लोगों की जो सोच हुआ करती है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ी ही एक दूसरे को पास की जाती है। यहाँ पर जो भी बिजनेस की डील होती थी, वो वी चांग से अब अपना पॉलिटिशियन जो करियर होता था पॉलिटिशियन का, वो चमकाने की खातिर अपने बेटे को ही भेज दिया करते थे। जिसकी वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर क्लब्स में इस तरह की डील होती है, और यहाँ पर जितने भी लोग उनके पुत्र से डील करने के लिए आते थे, वो सारे क्लब में बैठा हुआ करते थे। विभूषण को एक बार इसी तरीके से एक डील करने के लिए नाइट क्लब में जाना पड़ता है, और पहली बार वो बिजनेस मीटिंग को डील करने वाला था। उसके फादर अपनी पॉलिटिक्स की भी जो डीलिंग होती थी, वो अपने बेटे से ही कराते थे, ताकि कभी कभी लोगों को घूस देना पड़ता है, कभी कभी लोगों के साथ बैक हैंड पे डील करनी पड़ती है, और कभी कभी अंडर द टेबल जाकर भी रिश्वत देनी पड़ती है। और इस तरह के काम को एक पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है, इसलिए वे अपने पुत्र का सहारा लेते थे और विभूषण को ये सारा काम करने पड़ते थे। हालांकि उसे ये चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन अपने पिता को सपोर्ट भी तो करना था ना। तो उसी तरीके से एक बार वो बेचारा अपने पिता के लिए यहाँ पर डील करने के लिए जाता है। वहाँ पर वो फर्स्ट टाइम डील करते करते उसकी नज़र जाती है एक इंसान पर, जिसे वो देखता ही रह जाता है। जी हाँ, उसकी नज़र जाती है किसी और पे नहीं, बल्कि एक बारटेंडर पे, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड लवांगची होता है, जो कि जिससे उसे बड़ी ही मुश्किल से अपने पिता की वजह से बहुत साल पहले ब्रेकअप करना पड़ा। और कभी उन दोनों ने एक दूसरे की खोज खबर नहीं ली, क्योंकि दोनों के ही देश में अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ होती थी। वीपीएन की उन्हें जानकारी इतनी थी नहीं, और दोनों ही काफ़ी समय से एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। एक टाइम पे बचपन का प्यार इन दोनों का इतना तगड़ा था कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और यहाँ पर इतने सालों से अकेला रहने की वजह से विभूषण का दिल पहली बार उसे देख के ज़ोरों से धड़कता है। जैसे ही विभूषण अपनी बिजनेस की डील को ख़त्म करता है, उसके बाद वह अपनी टेबल पर बैठा रहता है, और वहाँ पर लवांगची, जो कि बारटेंडर की जॉब कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैंडसम होता है, और उसके कपड़े, ओ माय गॉड, वो ब्लैक शर्ट उस पर इतनी अच्छी लग रही थी, और वो ब्लैक कलर का जो उसने यहाँ पर ट्राउज़र पहना हुआ था, वो बिल्कुल फिटेड था, और उसको इतनी सारी लड़कियाँ देख रही थी। सच में वो
अब पहले से ज़्यादा फ्लर्टी हो गया। जो लंजा एक टाइम पे किसी से बात भी नहीं करता था, आज उसका चार्म, उसके हाथों से ड्रिंक करने के लिए न जाने कितनी लड़कियां बेताब थी, और उसकी हैंडसम बॉडी, मस्कुलर बॉडी को देखने के लिए न जाने कितनी लड़कियां हूटिंग कर रही थी। उसकी वो जो ब्लैक जैकेट थी वो और ज़्यादा उसके लुक को डेंजरस, एकदम माफिया जैसा कर रही थी, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी सालों पहले वो बेचारा इतना शर्मीला था, लेकिन आज वो इतना एक्सट्रोवर्ट है कि उसे देखकर सारी लड़कियां हूटिंग कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उसके हाथों से शराब पीने के लिए यहाँ पर ये लड़कियां, यहाँ तक कि मैरिड विमेन भी यहाँ पर आई हैं अपनी अपनी किटी पार्टीज़ में, सिर्फ एक बार लंजा को नोटिस करके उसे एक स्माइल पाने के लिए लड़कियां पागल हुई जा रही थी। लवांगची जो कि बार टेंडिंग के प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, तो उसे बहुत सारे बिग सेलिब्रिटी भी आके विज़िट किया करते थे, पिक्चर्स लिया करते थे, और उसकी फ़ोटोज़ पूरे इंटरनेट पे हुआ करती थी। सभी उसे जानते थे, इसलिए ना जाने कितने अमीर लड़कियां, आंटियां तक उसकी दीवानी होती थी। और उसके सिर्फ एक ड्रिंक के लिए पूरा पूरा हफ्ता वो लोग, क्योंकि वो सिर्फ शनिवार के दिन ही इस जगह आया करता था, तो वो लोग पूरा पूरा हफ्ता वेट करते थे कि उन्हें इस क्लब में घुसने के लिए एक बार एंट्री मिल जाए। उसके लिए पास लगा करते थे। कैन यू इमेजिन, वो इतना ज़्यादा हैंडसम था। यहाँ पर बाउंसर्स भी स्पेशली वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे कि लवांगजी से कोई ज़्यादा छेड़खानी ना करे, बदतमीज़ी ना करे, क्योंकि उसके चार्म और जो उसकी फ्लर्ट था उससे लड़कियाँ उसके लिए पागल हो गई थी, और उसके हाथ से ड्रिंक पीने के लिए पागल थी। वहाँ पर लगातार उसके जो, जहाँ पर वो खड़ा था उसके शेल्फ के पास 15 लड़कियाँ हूटिंग कर रही होती हैं, एक के ऊपर गिर रही होती हैं, और वो पागल बिल्कुल उसे चिल्ला रही थी। और लवांगजी यहाँ पर आइस के ऊपर एक केमिकल डाल के आग लगाता है और शेक करता हुआ अपनी ड्रिंक को बनाता है, और फिर वो धीरे धीरे सबके ग्लास में प्योर करता है। और जिसके बाद सारी लड़कियां एक झटके में नींबू को लेकर अपने हाथ में खड़ी होती हैं, और उसकी बनाई गई ड्रिंक को पीते हुए सीधा नींबू को अपने मुंह में डाल देती हैं। और उसके बाद वो लोग उसे इतनी प्यारी नज़रों से देख रहे होते हैं ना, सब उसके नाम के लिए हूटिंग कर रहे थे। और यहाँ पर लवांगजी उन्हें एक किलिंग स्माइल देता है, जिसे देख के बाद तो सारी लड़कियां अपने दिल को थाम कर बैठी हुई होती हैं। सब ने यहाँ पर ड्रेसेस पहनी हुई थी, किसी का लो कट ब्लाउज था, किसी का वी, किसी की बैकलेस थी। और ये सब देखकर एक इंसान बहुत ज़्यादा चल रहा था। सच में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा वेवोशियन था, क्योंकि इतनी सारी गर्ल्स की अटेंशन, वो भी लंजा को, जिसे वो इतने टाइम बाद देख रहा है, वो इस इंसान को बहुत अच्छे से जानता था। ये तो नर्ड था ना, बिल्कुल पढ़ाकू, किताबी कीड़ा, और आज ये यहाँ पर बात ट्रेंडिंग करके इतनी सारी लड़कियों को अपने चार्म से सिड्यूस कर रहा है। वेवोशियन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसे जलन महसूस होती है, और वो मन में सोचता है आई लव यू। हाँ, और तुम यहाँ लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हो लंजा, लवांगची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वेवोशियन गुस्से में होता है, और वो गुस्से में अपना हाथ जोर से टेबल पे मारता है। और फिर लवांगची को फॉलो करते हुए जैसे ही वो क्लब की टाइमिंग को नोटिस करता है कि क्लब की टाइमिंग अब ख़त्म होने वाली है, तो वो लवांगची को नोटिस करता है। लवांगची ने भी यहाँ पर वेवोशियन को क्लब में पहले ही अंदर आते हुए देख लिया था, इसलिए आज वो पहले से भी ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था, हंस हंस के सारी लड़कियों से बातचीत कर रहा था, ताकि वेवोशियन को चिढ़ा सके कि आखिर इतने सालों बाद उसने कभी भी उसे ढूंढने की नहीं सोचा, और आज क्लब में दूसरों के साथ आया है। उसे इतना गुस्सा आया था कि आज वो एक्स्ट्रा चार्मिंग लग रहा था। उसने पहले ही जाकर अपनी शर्ट को बदल लिया और ब्लैक कलर के कपड़े पहन लिए थे, और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टीज़ करने के लिए, जो कि उसे बिना बताए डिसअपियर हो गया था, जानबूझकर वो उन लड़कियों को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आज तो लंजा ने एक ड्रिंक को एक बड़े से सुराही के अंदर डालकर पोर किया था, और सारी लड़कियों को वो अपने हाथों से ड्रिंक पिलाता हुआ जा रहा था। इमेजिन 15 गर्ल्स एक लाइन में खड़ी हुई, और उन्होंने अपना मुंह खोला हुआ है, और वांगची उन्हें अपने हाथों से ड्रिंक पिला रहा है। कैन यू इमेजिन, वेवोशियन के लिए इतना जलाने के लिए काफ़ी था कि उसकी सुलग गई थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर लवांगची का जब काम ख़त्म हो जाता है, तो वो धीरे से पार्किंग लॉट की तरफ जाता है, जहाँ पर एक बाउंसर उसे बाइक पे पिक करने आता है, उसे बाइक देता है, और उसकी बार टेंडिंग की ड्यूटीज़ की बिल्कुल ओवर हो चुके होते हैं, इसलिए वो अचानक से बाइक पे बैठता है और बिल्कुल चुटकी बजा के गायब हो जाता है।
किसी को पता ही नहीं चलता वो कहाँ गया। और वेवोशन जो कि उसे उसे एक बार बात करना चाहता था, एक बार मिलना चाहता था, लवंगजी गायब हो गया। वो बहुत ट्राई करता है कि लवंगजी कहाँ गया है, उसे ढूंढूं, लेकिन लवंगजी की बाइकिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। कोई नहीं सोच सकता कि वो एक इतना अच्छा बाइक राइडर है ना कि वो छू मंतर हो सकता है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने से, और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वो हवा में कहाँ गायब हो गया है। लवंगजी ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कुछ साल पहले वेवोशन उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया था, अपने पिता के जोर देने पे, ताकि वेवोशन को पता चले कि जब आप किसी को डेस्परेटली चाहते हो, पाना चाहते हो, और वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है तो कैसा लगता है। बस वो यही महसूस कराना चाहता था। और लवंगजी यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी स्मित करता है, उसकी मिस्चीवियस स्माइल यहाँ पर दिखा रही थी कि वो कितना तड़पाना चाहता है वेवोशन को। आखिर वो होगा पॉलिटिशियन का बेटा अपने घर में, ये भी कोई और नहीं लाओ वांगची है, जिसके पीछे सेलिब्रिटीज़ की लाइन लगी होती है। सभी लोग उसके साथ पिक्चर खिंचवाना चाहते हैं क्योंकि इंटरनेट पे उसकी पिक्चर आते ही ब्लूम हो जाती है और सभी लड़कियां क्रेजी हैं। वो 15 लड़कियां जो उसके टेबल के पास यानी कि उसके काउंटर के पास जो खड़ी थी वो कोई नॉर्मल घर की नहीं थी, सभी बिलियनियर थी और सभी उसके साथ एक पिक्चर क्लिक कराने के लिए, यहाँ तक कि उनकी जो पिक्चर भी सोल्ड आउट होती थी, इंटरनेट पे डलती थी, उनकी प्राइस भी लाखों में हुआ करती थी। तो लवंगजी अपने चार्म को यूज़ करके इस वक्त वेवोशन को जेलस फील करा रहा था और कुछ भी नहीं। वेवोशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बात भी नहीं कही, उसे इग्नोर कर दिया चंद लड़कियों की वजह से। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, वो सोच नहीं सकता। और उस वक्त मुट्ठियाँ भींचते हुए बड़ी मुश्किल से वो अपने घर जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ ट्रिगर कर गई थी कि उसे अब लवंगजी से बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए उसे लवंगजी से एक बार मिलना है, बात करनी है। और वो उसका लंजा इतना ज़्यादा परवर्ट हो गया है, उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लंजा जिस बार में काम करता है, क्लब में काम करता है, उसका नाम है द रॉयल क्लब। तो वेवोशन ने अब फ्रीक्वेंटली सैटरडे की रात को वहाँ पर अपनी जानबूझकर बिजनेस की ट्रिप्स और पॉलिटिशियंस के साथ डील करना शुरू कर दिया था, ताकि वो दूर से लवंगजी की फ्लर्टिंग को ऑब्जर्व कर सके कि किस तरह से वो लड़कियों के साथ, आंटियों के साथ इतना ज़्यादा फ्लर्ट कर सकता है। और जब भी वो लवंगजी को ऐसा करते हुए देखता था ना, उसे इतनी जलन होती थी ना, लेकिन मजबूरन वो यहाँ पर अपने पिता की डील करने आया है ना, तो वो उसे छोड़कर जा भी नहीं सकता। और उस बेचारे को पूरी डील के दौरान एक बार भी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि लवंगजी के काउंटर के आसपास आने के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते थे। लाखों रुपए देकर लोग बाग उसके काउंटर के पास पहुंच सकते थे, क्योंकि वो जो क्लब था वो कोई छोटा मोटा नहीं था, वेल नोन क्लब था, जहाँ पे ओनली मिलीनियर्स के ही बच्चे आ सकते थे, के ही पासेस डिस्ट्रीब्यूट होते थे, या सेलिब्रिटीज़ आ सकते थे। वेल नोन फेसेस ही वहाँ पर अंदर आ सकते थे। और वहाँ पर वो वेल नोन फेसेस लंजा के लिए इतने पागल हैं, यह देखकर तो वेवोशन के सिर में ही दर्द हो जाता था। वो बेचारा बोरिंग सी मीटिंग कर रहा होता था और लवंगजी को दूसरी लड़कियों को घायल करता हुआ देखकर वो भी अपने चार्म से, अपनी स्माइल से, अपने अंदाज से, अपने फ्लर्टी रोमियो अंदाज से उसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि एक टाइम पे वेवोशन ऐसा था, लेकिन उसने लंजा के अलावा किसी से फ्लर्ट नहीं किया और लंजा उसकी आंखों के सामने दूसरों से फ्लर्ट, नो वे, वेवोशन का ये स्टाइल नहीं है और वो अपने प्यार को किसी से भी बांट नहीं सकता है। वेवोशन वे खानदान का इकलौता वारिस है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड, जिससे उसने बचपन से प्यार किया है और आज भी करता है, उसे दूसरों के साथ फ्लर्ट करने कैसे दे सकता है ना। एक दिन वेवोशन बाय कर लेता है टिकट को ऑनलाइन साइट से, ताकि वो कुछ टाइम स्पेंड कर सके लवंगजी के साथ, क्योंकि मैंने कहा ना, लवंगजी के काउंटर पे जाने के लिए भी अलग से पैसे लगते थे, अलग से टिकट लगती थी, और यहाँ पर उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही बात करने के लिए कुछ घंटों की टिकट परचेज करनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और यहाँ पर उसकी कीमत करोड़ में थी। और वेवोशन वो भी चुकाने के लिए तैयार था, क्योंकि अगर अननोन लड़कियाँ उसके एक्स के साथ समय बिताने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं, तो वो वेवोशन है। तो वेवोशन ऑब्वियस सी बात है लवंगजी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी
बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ सकता था। इसलिए जैसे ही वो यहाँ पर लवांग जी को कुछ टाइम पहले छोड़ के गया था, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन उसका ये जो बॉयफ्रेंड है, जो कि दिखने में इतना सीधा साधा है, वो मिलियंस ऑफ रुपीस चार्ज करेगा उससे मिलने के लिए। ये उसकी सज़ा थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम मुफ्त में किसी को मिल जाते हैं तो कदर नहीं होती। तो लंचा आज बहुत महंगा हो चुका है। सस्ती चीज़ों को लंचा मुँह नहीं लगाता। विभूषण यहाँ पर धीरे धीरे जब उससे मिलने का दिन आता है, यहाँ पर उसके पास आके खड़ा होता है। दोनों को प्राइवेसी चाहिए थी, लेकिन लंचा ने प्राइवेसी के लिए मना कर दिया था कि मुझे कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए। वो बेचारा आकर उसके सामने बैठता है और लंचा यहाँ पर, जिसने सेक्सी से क्लोथ्स पहने हुए थे, वो शो ऑफ करता है अपनी बार टेंडिंग की स्किल्स को और ट्रीट करता है विभूषण को बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई गेस्ट हो। उसे वोडका शॉट देता है जो कि उसने अपने हाथ से बनाए हुए थे। विभूषण धीरे से लवंग जी को कहता है, लंचा आई एम सॉरी, मैं बहुत साल पहले तुम्हें छोड़ के बिना बताए चला गया था। मेरे फादर ने मुझे अब्रॉड भेज दिया था पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं उन 24 घंटे उनकी निगरानी में रहता था और मुझे कोई दिन नहीं मिला जब मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं होमोसेक्सुअल हूं और मैं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूं, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ से दूर भेज दिया गया। लवंग जी उसे देख के स्माइल करता है और प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो कहता है, सॉरी, मैं आपको जानता हूँ क्या? आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? विभूषण ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ पर ये ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे ये मुझे जानता ही नहीं। उसे गुस्सा आता है कि टेंट्रम कैसे कोई इंसान मुझ पे थ्रो कर सकता है। हाँ, मैं कौन हूँ? हाँ, मैं विभूषण हूँ, पॉलिटिशियन बी चांकसे का बेटा। और ये इंसान मुझे कह रहा है, हु आर यू? हेलो। यहाँ पर वो स्माइल करता है और बनी टीथ दिखाते हुए कहता है, लंचा, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने नोटिस किया है तुम अब और भी ज़्यादा ओपन हो गए हो, एक्सट्रोवर्ट हो गए हो। हाँ, और तुम फ्लर्ट भी करते हो सबके साथ ओपनली। बट ऑनेस्ट, हाँ, मुझे बहुत जलन होती है जब भी तुम्हें लड़कियों के आसपास दिखता हूँ, मैं चल जाता हूँ। लवंग जी रिप्लाई करता है, सर आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए तो सभी लड़कियाँ मेरी दीवानी हैं और वो इस क्लब में आने के लिए बहुत सारा पैसा देती हैं ताकि वो मेरे साथ पिक्चर खिंचवा सकें। और मुझे उनकी अटेंशन बहुत पसंद है, स्पेशली जब मुझे गर्ल्स अटेंशन देती हैं, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब वो मेरे अराउंड होती हैं और मेरी तारीफ़ करती हैं। लवंग जी यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को और भी ज़्यादा जेलस और कहीं ना कहीं दुख फील कराना चाहता था कि भाई तूने मुझे छोड़ दिया ना, अब पछता। लेकिन विभूषण तो विभूषण है, उसे फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, स्पेशली मिया से। जब वो लवंग जी शाय हुआ करता था तो उसे जलन फील कराने के लिए वो भी एक टाइम पे मिया का यूज़ किया करता था, जो कि बहुत जॉयफुल गर्ल थी। तो विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है कि आज सेम ट्रिक लंचा उस पर इस्तेमाल कर रहा है। विभूषण यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है, लंचा, तुम तो बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तुम तो कितना ज़्यादा डरते थे ना लड़कियों से बात करने में, और ना अब तुम बेशर्मी से उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, और उनके ही नहीं, आंशियों के साथ भी। लवंग जी स्माइल करता है और कहता है, सर, आपके जैसा हैंडसम इंसान वो भी किसी से फ्लर्ट कर सकता है, और अच्छा नहीं लग रहा आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास देखो ना कितनी सारी लड़कियाँ हैं। क्या आप जानते हैं कि ये लड़कियाँ मुझ पर कितने पैसे छिड़कती हैं सिर्फ सैटरडे नाइट को मुझसे मिलने के लिए? इसलिए मुझे अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं एक बारटेंडर हूँ। तो मेरे पास ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल आंटीज, ब्यूटीफुल विमेन का जमावड़ा लगा ही रहता है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विभूषण, जो आसानी से जलन फील कर रहा था, वो अचानक से लंचा को उसकी टाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और सभी के सामने उसे किस करना शुरू कर देता है। दोनों के ही लिप्स एक दूसरे के लिप्स से टकरा जाते हैं, हीट जनरेट हो जाती है, पूरा का पूरा जो माहौल था वो एकदम से हुटिंग करना शुरू कर देता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस कर रहे थे
और सभी उनकी फ़ोटो लेना शुरू कर देते हैं। विभूषण को इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज ये पिक्चर्स इंटरनेट पे अपलोड हो जाएं, क्योंकि वो जानता है इस पार्टी में जितने भी लोग आते हैं वो लाखों में उस पिक्चर्स को सेल कर देते हैं। लेकिन वो लवंग जी को अब दूसरों के साथ नहीं देख सकता है, वो सिर्फ उसका है और उसी का ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे राइट है। ओवर द नाइट विभूषण और लवंग जी की किस टॉपिक बन जाती है कन्वर्सेशन का। सभी लोग उनके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, सिंस विभूषण किसी और का नहीं बल्कि वी झांसी का बेटा था, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि होमोसेक्सुअल लोगों से नफरत करता है, उनके खिलाफ मोर्चा निकालता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान चेंज करने का नहीं लाने देता, क्योंकि वो अमेंडमेंट बिल्स को इसलिए नहीं लाने देता था क्योंकि उसे लगता था कि इससे हम दूसरे तरीके के अपने यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहन देंगे तो होमोसेक्सुअल लोग यहाँ पर खुलेआम घूमना शुरू कर दे देंगे। उसकी रूढ़िवादी तकियानुसी सोच थी। लेकिन विभूषण आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी शराब इतनी ज़्यादा पी चुका था कि वो लवंग जी को फिर से ट्रिक करना चाहता था, क्योंकि अब वो जानता है कि लवंग जी अपनी ड्यूटीज़ ओवर होने के बाद अगर यहाँ से भाग गया तो वो उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। वीन जब से वापस आया है ना, उसके फादर हमेशा उस पर चिल्लाते रहते हैं कि वो एक होमोसेक्सुअल है, उसका रिलेशनशिप एक लड़के के साथ है। और विभूषण गुस्से में यहाँ रोता है और अपने फादर के सामने कन्फेस करना चाहता था। हर बार वो कहता भी था कि फादर मैं गे हूँ, मुझे एक लड़का पसंद है और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसके फादर नहीं सुनते थे। और सेम आज भी ऐसे ही होता है। जब वो घर पहुंचा वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था और उसके बाद उसके फादर और उसके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं। वी चांग से उसे बहुत सुनाते हैं कि तुम कैसे मेरी पूरी मेहनत को ख़राब कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी सोसाइटी में मेरे जितने भी फॉलोअर हैं वो केवल बूढ़े लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, तो तुम मेरा स्टांस कैसे ख़राब कर सकते हो। मेरी सालों की मेहनत है पॉलिटिशियन बनने के लिए और तुम अब अपनी हरकतों से मुझे नीचा कैसे दिखा सकते हो। विभूषण अपने पिता से सीधा बोल देता है कि मैं लवंग जी से प्यार करता हूँ, आई एम अ गे फादर, और आप मुझे मेरे सामने दुनिया की कोई भी हसीन लड़की लाएंगे ना, मुझे कुछ महसूस नहीं होगा, बिकॉज मेरा दिल एक ही पर्सन के लिए धड़कता है। वो लड़का होता, लड़की होता, कुछ भी होता, मैं बस उससे प्यार करता हूँ। इट डजंट मैटर कि वो लड़का है, लड़की है या फिर थर्ड जेंडर है, मुझे सिर्फ उससे प्यार है। मुझे उसके जेंडर होने से वो क्या है क्या नहीं, मुझे इससे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर उसके पिता उसे गुस्से से देखते हैं। विभूषण रोना शुरू कर देता है और अपने पिता से कहता है आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होती होगी कि मैं कैसा हूँ, लेकिन आप कभी नहीं समझ सकते ना कि मैं क्या चाहता हूँ। आप खुद सोचो, अगर आपको मदर की जगह कोई और इंसान ऑफर कर दी जाए, क्या आप 1 मिनट में मेरी मॉम से प्यार करना छोड़ देंगे? उनके जाने के बाद आपने भी तो किसी और से शादी नहीं की, हाँ? तो आपको कैसे लगता है कि मैंने जिस इंसान को चूज़ किया है मैं उसे छोड़कर किसी और को अपना जीवन साथी चुन लूँगा? ये चांगसे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेटे की ये बकवास सी बातों की वजह से उनका करियर तबाह हो जाएगा। और वो गुस्से में आके अपने बेटे को अपने घर के अंदर काफ़ी दिनों के लिए बंद कर देते हैं। आज उनकी यूथ ऑर्गेनाइज रैली होने वाली थी जहाँ पर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर उन्हें बात करनी थी, लेकिन जैसे ही वो उस रैली में जाते हैं जहाँ पर पहले बुजुर्ग आते थे, आज वो देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे यूथ वहाँ पर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि यूथ को लगने लगा कि शायद वो दकियानुसी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर देखते हैं, उन्होंने स्पीच तो तैयार की थी ऐसे लोगों को खुश करने के लिए जो कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब वो देखते हैं ना कि इम्पोर्टेंस यहाँ पर इतने ज़्यादा यूथ आ गया है और उन्होंने इस तरह की स्पीच दी तो गड़बड़ हो जाएगी और ये यूथ आगे टाइम में उनका वोटर भी बन सकता है, तो वो अपनी जो स्पीच होती है देने वाली उसे स्विच कर देते हैं। और यहाँ पर वो अचानक से उन लोगों के सामने जाकर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को प्रेज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटे की हरकत की वजह से उनके जो पुराने कैंडिडेट थे उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं गया, लेकिन अगर यूथ उनके साथ मिल जाएगा तो उनका करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और अपनी ग्रोथ के लिए वो यहाँ पर प्रमोट करना शुरू कर देते हैं पब्लिक में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, जिस करियर को बनाने के लिए उन्होंने अपने बेटे की चीज़ों को सूली चढ़ा दिया था। आज अपने बेटे की वजह से इतने सारे यूथ को यहाँ पर देखकर वो कहीं ना कहीं अपने माइंड चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक बार इंसान जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो ज़िंदगी भर के लिए पॉलिटिशियन होता है। यहाँ पर वी झांग से प्रमोट करना शुरू कर देते हैं उन लोगों के सामने होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को।
जो कि उनके लिए एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना था। वो जानते हैं कि उनके बेटे ने किस तरह से सफ़र किया है और इन सालों में उन्होंने कभी भी उसे समझने की कोशिश नहीं की, उसके माइंडसेट को जानने की कोशिश नहीं की। वो जानबूझकर उसे सप्रेस करने लगे, उसकी खुशियों को दबाने लगे, क्योंकि उनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग थी और वो सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने करियर को पिछले 50-55 साल जब से वो इस दुनिया में आए हैं उसमें से लगभग पिछले 30 साल, उन्होंने 30 से 35 साल सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचा है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के बारे में शायद वो बहुत सेल्फिश होकर भूल गए थे। तब वो समझ जाते हैं कि अब नया दौर आ गया है और नए दौर के साथ पुराने रूल्स टूटने होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, परिवर्तन ही समाज का सबसे पहला नियम होता है। और जो पहले रूल्स हुआ करते थे, कभी ना कभी उन रूल्स को टूटना होगा, क्योंकि परिवर्तन समाज में सबसे पहली चीज़ होती है। और उसी तरीके से हमें पुरानी चीज़ों को भी भुलाकर उनमें परिवर्तन करके नई चीज़ों को बनाना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होती है। यहाँ पर भी चांग से भी धीरे धीरे अपने बेटे को समझते हैं, जो कि एक गे है। वो समझ गए कि उसकी प्रेफरेंस कुछ भी हो, वो ज़िंदगी भर उनका बेटा ही रहेगा। और इस टाइम लंजा, जो कि अपनी जॉब को भी क्विट कर देता है बारटेंडर की, और डिसअपेयर हो जाता है कहीं ना कहीं। विभूषण जब अपने पापा से अनुमति मिल जाती है तो अब उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कभी भी लंजा नहीं मिला। वो सारी जगह ढूंढता है, कॉन्टेक्स्ट ढूंढता है, लेकिन लंजा एकदम से डिसअपेयर हो जाता है। डिसअपेयर होने की वजह से विभूषण को तो बहुत दुख लगता ही है कि फिर से उसके फादर की वजह से लंजा उसके हाथ से निकल गया। उन सारे फैंस को बहुत दुख लगता है जो कि उस क्लब में सिर्फ लंजा की वजह से जाते थे। कैन यू इमेजिन, उस क्लब में कितने सारे बारटेंडर आए, लेकिन लंजा की जगह कोई नहीं ले पाया। और उस बार का जो बिजनेस इतना ज़्यादा करोड़्स में चल रहा था, वो भी ठप हो जाता है, बिकॉज लंजा की जगह कोई और बारटेंडर ले ही नहीं पाता है। वहाँ बिलियनियर और मिलियनियर अब नहीं आते थे, उस तरीके से पार्टीज़ नहीं होती थी। और लंजा की जो पिक्चर करोड़ों में बिकती थी, लाखों में बिकती थी, अब दूसरे बारटेंडर के लिए उतना क्रेज़ लोगों में नहीं रहा था। और 2 साल बाद विभूषण यहाँ पर अपनी कंट्री के लिए इमर्ज हो जाता है एज अ लीडर, और कंट्री को सपोर्ट करता है, स्पेशली होमोसेक्सुअल लोगों के लिए, उनके राइट्स के लिए, कि उन्हें पढ़ने का राइट होना चाहिए। LGBTQ कम्युनिटी के लिए डिमांड करने लगता है कि उनके लिए स्कूल होना चाहिए, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके लिए अलग से जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं वो होने चाहिए, उनके लिए अलग से बुलिंग ना हो इसलिए हॉस्टल्स भी बनाने चाहिए, और हर फील्ड में उनके लिए भी एक कोटा रखना चाहिए, ताकि कोई भी LGBTQ कम्युनिटी से आने वाले लोगों के लिए, स्पेशली ट्रांसजेंडर के लिए, कोई भी भेदभाव ना करें। उनको भी समाज में पढ़ने देने का हक हो, उनको भी नॉर्मल लाइफ जीने का हक हो। वो भी जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को हक होता है, दूसरे रिलीजन को हक होता है, उसी तरीके से थर्ड जेंडर को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट का हक हो, उनको भी हर जगह जॉब भी मिले, और साथ ही साथ उन लोगों के इकोनॉमिक क्राइसिस को भी लोग बाग नज़रअंदाज ना करें, ताकि उन्हें किसी रेड अलर्ट एरिया में जाकर किसी प्रकार की निजी जॉब ना करना पड़े, जैसे कि बॉडी से रिलेटेड बिजनेस, और उन्हें किसी भी तरीके के प्रोस्टिट्यूशन जैसे धंधे में ना धकेला जा सके। उनका भी मान सम्मान हो, और जहाँ भी वो जाएं वो सिर उठाकर अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए गर्व से अपना नाम कमा सकें। और यहाँ तक कि खेल कूद में भी उनका उच्च स्तर पे नाम होना चाहिए, जैसे कि उनकी क्रिकेट की लीग होनी चाहिए, उनकी कबड्डी की लीग होनी चाहिए, उनको बैडमिंटन, रग्बी जैसी चीज़ों में पार्ट लेने का मौका मिलना चाहिए। जब वो अपने कैंपेन्स कर रहा था अपने पिता की जगह पर, अपनी चीज़ों के लिए भी कैंपेन करता है, तब वो देखता है कि उसकी एक प्रोसिक्यूटर से मुलाकात होती है, जो कि LGBTQA+ कम्युनिटी के लिए कोर्ट में केस लड़ रहा था। और तब उसकी आंखें एक शख्स पे आकर टिक जाती हैं। इस तरह से LGBTQA+ कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाला इंसान कोई और नहीं, उनका वकील कोई और नहीं, प्रोसिक्यूटर कोई और नहीं, बल्कि लोवांगची होता है, जिसने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली थी। और वो बारटेंडर की जॉब भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए ही कर रहा था साइड बाय साइड। विभूषण को इतना ज़्यादा इमोशनल फील होता है ना, कि उसने 2 साल बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा है, कि वो अचानक से उसके पास जाकर उससे बात करना शुरू कर देता है। कहता है, लंजा, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से मिस किया, हाँ, काफ़ी साल हो गए, पर मैं तुम्हें ढूंढता रहा,
पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। लवांगजी फिर विभूषण को बताता है कि वो बारटेंडर की जॉब सिर्फ पैसों के लिए करता था, क्योंकि उसे अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी निकालने थे। बट रियलिटी में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता था, जो कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर फोरफ्रंट ला सके और नेशन में एक अलग सोच का लहर ला सके, नेशन की सोच को बदल सके, रूढ़िवादी सोचों को हटा सके। लवांगजी और विभूषण यहाँ पर बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को 2 साल बाद लगभग देखा था और इमीडिएटली वो एक दूसरे को देखते ही हक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत कुछ सहा है रूढ़िवादी सोच की वजह से। क्योंकि कुछ लोग उसे बीमारी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो नीचता है, कुछ लोग उन्हें गलत नज़र से देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे लोगों के लिए गलत तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता था। लवांगजी विभूषण बहुत इमोशनल होते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों अपने होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि वो वैसे भी कोर्ट में केस लड़ रहे थे, और इतने सालों के केस लड़ने के बाद वो LGBTQA कम्युनिटी के लिए कोर्ट में कहीं ना कहीं दरख्वास्त लगाकर कि वो लोग शादी कर सकते हैं, बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, वो एक जीवन को एक नॉर्मल पर्सन की तरह भी व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि प्यार किसी जेंडर से नहीं होता, प्यार सोल टू सोल होता है। और प्यार अपने ज़िंदगी के पार्टनर को चूज़ करने के लिए उन्हें समाज के बनाए रूढ़िवादी चीज़ों को जगह देने की ज़रूरत नहीं थी। वो कोर्ट में पेश करते हैं कि पहले तो औरतों को भी इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन दी गई ना, तो उसी तरह से थर्ड जेंडर या फिर LGBTQA+ कम्युनिटी के लिए ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आ जाती। आखिर समाज हर किसी को अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कॉमन है उन्हें हर चीज़ का हक दिया जाता है, लेकिन जो समाज में हटके दिखता है उसे हक क्यों नहीं दिया जाता, उसे नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर दिया जाता, और क्यों सिर्फ चंद लोग अपनी आइडियोलॉजी को दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। इससे हटकर वो लोग जब लंजा प्रोसिक्यूटर बनता है तो इन सब केस को जीत जाता है, और फिर वह ऑफिशियली विभूषण से शादी भी करता है, जो कि एक पॉलिटिशियन था और लंजा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। नाउ उन लोगों की मैरिज हो जाती है, जो कि लेजिटिमेट होती है, और यहाँ पर सोसाइटी के अंदर उन दोनों ने अब एक दूसरे के साथ डिस्टेंस नहीं रखा होता, बल्कि एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर वो लोग अपनी ज़िंदगी को व्यापन करते हैं, और वो चाइना की पहली लीगल गे मैरिज होती है। और गाइस, यहाँ पर उनका सालों का स्ट्रगल होता है फ्रीडम के लिए, सालों का स्ट्रगल दिखाया गया है, जहाँ पर उन्होंने ना जाने सालों तक एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी, लेकिन अंत में उन्होंने रूढ़िवादी सोच के खिलाफ कुछ लोगों को बनाकर अपने लीगली राइट्स प्राप्त कर लिए हैं। लवांगजी और विभूषण यहाँ पर कंजर्वेटिव सोच के साथ अभी भी लड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें अपनाते नहीं और नीची नज़र से देखते हैं, लेकिन सोसाइटी का बहुत सारा तबका इन चीज़ों से बॉदर होना बंद हो चुका है, क्योंकि वो समझ चुके हैं हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं हो सकती, तो हर इंसान एक समान कैसे हो सकता है। एक समान तो सिर्फ रोबोट निकल सकता है, इंसान नहीं। और उसी तरीके से गाइस, ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, जो कि आपको ये बताती है कि समाज में अगर कोई आपसे भिन्न दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बुली करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मोटा है, काला है, पतला है, टांडा है, छोटा है, लंबा है, उसे नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी बोली गई एक बात उस इंसान को चुभ सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपके आसपास कोई थर्ड जेंडर आता है तो कभी उसे डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि सोसाइटी ने उन लोगों को वैसे ही प्रताड़ित करके रखा है। इसलिए कभी भी आप किसी को गंद बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तब भी उनके नाम को ना उछाला जाए, क्योंकि वह आपको अगर वो भी गाली में बोलने लगे, अरे तू तो स्त्री है, तू तो मर्द है, इसलिए ऐसा है, तो स्त्री और मर्द भी एक तरीके से गाली बन के रह जाएगा। उसी तरह से अगर कोई थर्ड जेंडर से आता है तो उसके नाम को भी एक गाली बनाकर ना रखें। भगवान ने उन्हें बनाया है, और अगर कुछ बनाया है तो सोच समझ के बनाया होगा। तो भगवान की बनाई हर चीज़ की, कोड की बनाई हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना सीखें। यहाँ पर ये प्यारा सा आपका 1 शॉट खत्म होता है। आई होप गाइस आपको ये वाला 1 शॉट अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना छोड़ें। और गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।